हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं की इतिहास का चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। मैं सिंपल आपको बताऊं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से वो उसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई शंका, कोई असमंजस में कि यार ऐसा होगा नहीं होगा, ये मेरा दूसरा चैनल है भरत कुमार खोरवाल करके, इस पे आना। कोई भी वीडियो लाइव सेक्शन पे, कोई भी वीडियो जहाँ पर मैंने पेपर एनालिसिस करवा रखा हो, चाहे क्लास 10th की हो, 11th की हो, 12th की, कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एक तरफ आपका क्वेश्चन पेपर होता है, एक तरफ मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन मैच करवाता हूँ। अब ये बार बार बोल बोल के मैं बोर हो चुका हूँ, तो इस वजह से। और सिर्फ ऐसे नहीं, क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तक मैच करवा देता हूँ, समझ रहे हो। तो इसलिए शंका रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 आए थे, इस बार भी आएंगे। बट मेन चीज़ ये है कि आप उस 80 में से 80 वाले बच्चे में होंगे या नहीं होंगे, वो मेन चीज़ है, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, देखो, याद रखना, एग्जाम में आंसर लिखना बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे पेपर, अगर मेरे क्वेश्चन करके जा रहे हो ना, सिर्फ मेरे क्वेश्चन करके जा रहे हो, भूल जाओ, बुक भी नहीं उठाई, सिर्फ मेरे क्वेश्चन क्वेश्चन करके जा रहे हो ना, तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। पता है मजे की बात क्या है, दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत ये आएगी 8 नंबर का क्वेश्चन 6 मिलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि आपने मेरे क्वेश्चन तो करे हैं, बट वो क्वेश्चन सिर्फ पढ़े हैं, लर्न नहीं करे। ठीक है, आपको ना एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है बच्चों को कि पढ़ के मतलब बोलते हैं कि सर मैं तो 80 आउट ऑफ 80 करके आया हूँ, देखना सर 75 आएंगे, 79 आएंगे, आते हैं 65। रीजन पता है क्या होता है? रीजन ये नहीं होता कि उनको आंसर नहीं आता, रीजन ये होता है कि उनको पता नहीं होता अच्छे से आंसर लिखना क्या है। तो इसी वजह से मैंने क्वेश्चन आंसर दोनों के दोनों आपके लिए लिखे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मेरे को पता है, अब जैसे ही मैंने ये बोला, नीचे बच्चे आएंगे, डिस्क्रिप्शन में कमेंट करा, वो लिया, अपना पीडीएफ डाउनलोड करी और वहां से लर्न करना शुरू कर देंगे। ये भी गलत चीज़ है दोस्त। ठीक है, एक क्वेश्चन किस अलग अलग तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखना भी इंपॉर्टेंट है। और मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू वगैरह भी डालूंगा। ठीक है, भाषण बहुत हो गया, डायरेक्टली अब क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। पहले चैप्टर के बारे में दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 8 मार्क्स। ऑल दो एमसीक्यू के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, बट थोड़ी सी बहुत चीज़ें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बताता हूँ, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान का निर्माण। तो आपको बताया कि हमारा संविधान जो है वो बनना शुरू हुआ था 1946 में। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को, तीसरी हुई थी हमारी 13 दिसंबर को। एंड में जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1946 को रेडी हो चुका था। और 1949 और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तीन, अब मैं बता दूं, स्टार्टिंग में हमारा जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के अंदर जो लोग संविधान बना रहे थे उनकी वो थे 389 मेंबर थे। ठीक है, अब मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से कौन कौन से थे, वैसे तो क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। बट 3 जून 1947 को ये घटकर 299 हो गया। आप बोलोगे सर कम क्यों हो गए? क्योंकि उस समय ना कंफर्म हो चुका था कि पाकिस्तान बनेगा, तो जो जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनको बोल दिया कि भाई यहाँ से निकल जाओ, अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, हम यहाँ पर अपनी कंट्री का बना रहे हैं। और एंड में जाके फिर हमारे जब 26 नवंबर की बात आई, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जब साइन करने की बात आई, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन सिर्फ 284 लोगों ने किया, क्योंकि पॉलिटिशियन की तो आदत ही होती है छुट्टी लेने की, तो एबसेंट थे बहुत सारे। यहाँ तक क्लियर हो गई ना कोई बात आपको? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हो। मैंने आपको पहली मीटिंग बताई, दूसरी मीटिंग बताई, तीसरी मीटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जवाहरलाल नेहरू आते हैं। जवाहरलाल नेहरू है ना, अपने साथ एक शीट लेकर आते हैं, और शीट पे ना ऊपर की तरफ लिखा होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताविका। या आपने अपनी बुक के स्टार्टिंग में भी देखा होगा, 2-3 पन्ने पलटोगे तो आपसे पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताविका कौन लेकर आया था और वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो उद्देश्य प्रस्ताविका जो है वो जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही हमारे संविधान की गाइडिंग वैल्यू है ना, हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों को बताती है, उन सिद्धांतों को बताती है जिसपे हमें हमारा संविधान चलेगा। नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, डोंट वरी। बट मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि उस टाइम जो है वो आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? दूसरी बात है, क्या ना आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि यार हमारा संविधान तो रेडी हो चुका था 26 नवंबर को, ये 26 जनवरी 1950 को ही हमने डेट क्यों चुनी? मतलब 26 जनवरी को ऐसी क्या डेट थी? मतलब ऐसा कुछ हुआ था क्या हिस्ट्री के अंदर जिसकी वजह से हमने 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की डेट रखने का सोचा? इसका रीज़न पता है क्या था? ये बात है 1929 की। ओके, 1929 में है ना, जो जवाहरलाल नेहरू थे, 1929 का लाहौर अधिवेशन हो रहा था, दिसंबर की बात है। तो वहाँ पर है ना, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का आह्वान किया था, और उन्होंने बोला था कि भारत है ना, आज़ाद जो है वो 26 जनवरी को ही होगा। अब देखो, आज़ाद तो हम 15 अगस्त को हो गए थे। तो एक तरह से उसी की सिंबॉलिक एक आप कह सकते हो, उसी को मद्देनजर रखते हैं ना, हमने सोचा कि यार इस दिन
26 जनवरी को हम आज़ाद तो नहीं हुए, आज़ाद तो 15 अगस्त को हुए, इसलिए हमने एक एक आप कह सकते हो कि रचनात्मक तौर पे ना 26 जनवरी 1950 को अपना पहला जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया, और आज तक जो है वो 26 जनवरी को ही मना रहे हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक हो गई सारी की सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ना बता दूं कि ये संविधान का निर्माण, यानी इस चैप्टर के अंदर है ना पूरा ये बता रखा है कि संविधान में ना, जब संविधान सभा जो है वो संविधान बना रही थी तो कौन कौन से टॉपिक को लेकर क्या क्या बातें हुई। जब लैंग्वेज का इशू आया, भाषा का इशू आया, तो इस पर क्या क्या बातें हुई, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। पृथक निर्वाचन मंडल की बात आई तो किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, है ना। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि 1946 में तो हम ब्रिटिश के गुलाम थे, तो बहुत सारे लोगों को ये भी शंका थी कि है ना हमारा जो भी संविधान बन रहा है ना वो अंग्रेजों के मद्देनजर बन रहा है, और सारी की सारी चीज़ें इसमें सिर्फ अंग्रेजों के लिए होगी। मतलब बहुत सारे डाउट थे लोगों के, बहुत सारे सवाल पूछे, है ना। संविधान सभा में बहुत अलग अलग चीज़ों को लेकर बहस हुई, भाषा को लेकर बहस हुई, है ना। गरीब कौन है, अमीर कौन है, इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर बहस हुई, है ना। और जो दलित लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए, उनको जॉब वगैरह के लिए आरक्षण वगैरह देना चाहिए, इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर बात हुई। ठीक है। तो उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। याद रखना, इस पीडीएफ का एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना, डायरेक्टली आ जाता है पहले वाले क्वेश्चन पे। हमारे संविधान के एक मेंबर थे जिनका नाम था सोमनाथ लहरी, कम्युनिस्ट लीडर थे। और उनका है ना कहना था कि ना ये देखो क्या लिखा है, सोमनाथ लहरी ने संविधान सभा के विचार विमर्श पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के काले हाथों को मंडराते देखा था। इसका मैं सिंपल मतलब बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, समझ जाना। ठीक है। अब ये बोला जाता है कि सोमनाथ लहरी ने है ना ये देखा था कि एक्चुअल में ना जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है ना, वो भी हमारे एक तरह से संविधान सभा पे उनका हाथ है। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान सभा ब्रिटिश योजना पर उसी तरह काम कर रही है जिस तरह ब्रिटिश चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि 1946 में तो हम ब्रिटिश के गुलाम थे, तो यानी संविधान सभा है ना बेसिकली ब्रिटिश के अंडर ही काम कर रही है। तो हो सकता है कि जो भी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं ना वो ब्रिटिश चाहती है करवाना हमसे। ठीक है। तो ये उन्होंने बोला था, एक तरह से तंज कसा था किस पे, जवाहरलाल नेहरू पे, क्योंकि संविधान सभा के एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन के लीडर थे ना वो हमारे जवाहरलाल नेहरू ही थे। मेरी बात सुनना, प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा, प्रेसिडेंट तो हमारे संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। बट एक तरह से लीड जो है इस पूरी के पूरे संविधान सभा को वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। मेरी बात सुनना, अब जब जवाहरलाल नेहरू ने यह बात सुनी सोमनाथ लहरी की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया इस पर वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो वही बात बता रखी है कि जो हमारे सोमनाथ लहरी है उन्होंने देखा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रभाव है, और उनका ना ये कहना था कि ना उन्होंने है ना भाषण दिया, उन्होंने बोला कि है ना हम सदस्यों को अपने आप को है ना ब्रिटिश प्रभावों से बिल्कुल मुक्त कर लेना चाहिए। ठीक है। और ये याद रखना चाहिए कि हमें कि 1946 और 7 में ब्रिटिश हमारे भारत के अंदर है, बट उनका ना प्रभाव हमारे संविधान निर्माण पे नहीं होना चाहिए, ये कहना था उनका। ठीक है। दूसरी बात है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अंतरिम प्रशासन उनके उन्हीं के अंडर हो रहा था सारा का सारा काम, जो कि लंदन से जो जो बातें बोली जा रही थी, ब्रिटिश सरकार जो जो निर्देश दे रही थी उन्हीं के अकॉर्डिंग काम हो रहा था। तो इसलिए जो सोमनाथ लहरी है उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं देख रहा हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो हाथ, काला हाथ है, वो हमारे संविधान सभा के ऊपर मंडरा रहा है। ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला, ये जो मैंने बात तो बोली ना कि ब्रिटिशर चाहते हैं कि संविधान बने, है ना। तो ये बात भी उन्होंने बोली थी। अब है ना इस पे जवाब क्या देते हैं नेहरू जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलते हैं, नेहरू ने माना कि ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता अलग तरह का संविधान सभा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी ब्रिटिश का इंटरफेरेंस ना रहे, और ये सच है कि ब्रिटिश सरकार इसके जन्म में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसको जन्म देने में, संविधान सभा को बनाने में ब्रिटिश का बहुत बड़ा रोल है, पर उन्होंने जोर देकर बोला हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ये चीज नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, जिससे कि संविधान सभा अपनी ताकत हासिल करता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, संविधान सभा अपनी ताकत कहाँ से हासिल करता है, तो आपको यहाँ लिखना है लोगों से हासिल करता है। उन्होंने आगे बोला सरकार सरकारी दस्तावेजों से नहीं बनती, मतलब अगर हमने यहाँ पर संविधान बना लिया उससे नहीं बनेगी। सरकारें अक्सर या दरअसल लोगों की इच्छाएं की अभिव्यक्ति होती है। हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे पीछे लोगों की ताकत है। ठीक है। हम वहां तक जाएंगे जहां तक समग्र रूप से लोग चाहेंगे, मतलब जहां तक लोग चाहेंगे, जो जो चीज संविधान में वो ऐड करना चाहते हैं हम वो सारी चीजें करेंगे। तो हमें ना ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो संविधान निर्माण है ना वो लोगों के लिए है। ये संविधान सभा की एक्चुअल ताकत ब्रिटिश सरकार से नहीं, हमारे देश के लोगों से आती है। उन लोगों से आती है जिन्होंने हमारे देश के लिए खून बहा है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी है। ठीक है। और उन्हीं के आदर्शों पे, उन्हीं के लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्शों पे जो है वो हमारा संविधान जो है वो चलेगा। हमारे संविधान सभा एक ऐसा संविधान का निर्माण करेगी जो लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्शों पे चले। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर? डिट्टो आंसर लर्न कर लेना। अब देखो एक एक वर्ड में आपको मैं रीड करके नहीं, क्योंकि ऐसे तो पूरी
समझ लो 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको रीड करना है ना। इसी वजह से तो मैंने बोला पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। नीचे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। और ये फर्स्ट टर्म में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड टर्म में भी आ जाए तो ये मेरे को कोई मतलब अनोखी बात नहीं लगेगी, ठीक है। फाइनल में भी आ सकता है क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथक निर्वाचन मंडल पर अलग अलग लोगों ने, मतलब जो हमारे संविधान सभा में क्या चर्चा हुई थी वो बताओ। पहले तो मैं बता देता हूँ पृथक निर्वाचन मंडल क्या है। 1909 के अंदर है ना, जो उस टाइम का वायस आया था मार्लिमेंटो, वो कानून लेकर आया था, जिसमें पता क्या बोला गया था, जिसमें बोला गया था कि किसी एक एरिया में अगर मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ पर कैंडिडेट भी मुस्लिम खड़ा होगा और वोट भी मुस्लिम डालेगा, है ना। तो ये जो है वो लेकर आया था, यानी कुछ सीटें जो है वो मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। अब है ना, ब्रिटिश तो यहाँ से चले गए। अब उसके बाद भी है ना, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा था यार अब इसको हटा देना चाहिए, ये सिस्टम एक्चुअल में दंगे फैलाने का काम कर रहा है, ये खून खराबा करेगा, क्योंकि इससे देखो मुस्लिम अलग थलग हो जाएंगे, हिंदू अलग थलग हो जाएंगे, सारे अलग अलग थलग हो जाएंगे, और इससे लड़ाइयाँ वगैरह जो है वो लोगों में भड़क सकती है, खून खराबा हो सकता है। बहुत सारे लोग, मान लो किसी एरिया में 90% मुस्लिम रहते हैं, 10% हिंदू रहते हैं, तो जो भी खड़ा होगा वो भी मुस्लिम, जो वोट डालेगा वो भी मुस्लिम, तो 10% के लिए तो काम ही नहीं होगा कुछ। तो इसी वजह से सब लोगों को संविधान सभा में लग रहा था कि यार कोई भी है ना डिमांड नहीं करेगा पृथक निर्वाचन मंडल की। ये ब्रिटिश जब तक थे उन्होंने करा था, है ना, फूट डालो राज करो की नीति, अब तो कोई इसकी डिमांड नहीं करेगा। परंतु अब होता क्या है, 27 अगस्त 1947 को मद्रास के एक लीडर होते हैं मद्रास के, जिनका नाम होता है पी पोकर बहादुर, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि ना हमें पृथक निर्वाचन मंडल को जारी रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये मतलब लगता है यार ऐसे कैसे, मतलब अभी भी कोई ये चीज़ कैसे बोल सकता है ना। बट आगे सुनते हैं। उन्होंने बोला कि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ना पूरी तरीके से कभी भी जो भी अल्पसंख्यक है उनको मिटा नहीं सकते, और हमें ज़रूरी है कि हम अल्पसंख्यक लोगों की बातें सुने, है ना, उनके लिए भी काम करें। और उन्होंने एक बात बोली जिनसे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने बोला, बहादुर का मानना था कि मुसलमान की ज़रूरतों को गैर मुसलमान ठीक तरीके से नहीं समझ सकता, ना ही मुसलमान का सच्चा प्रतिनिधि उन लोगों द्वारा चुना जा सकता है जो समुदाय से संबंधित नहीं है। उनका बोलना था कि जी मुस्लिम लोगों के अंदर मुस्लिम लीडर ही होना चाहिए, जो कि सबसे बेवकूफ़ी भरी बात है, क्योंकि देखो यही तो सोच थी जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ था। तो अब संविधान, मतलब संविधान सभा में जब एक तरह से देश टूट गया है, टूटने के बाद जब आप ये बात बोल रहे हो तो देखो कितनी खतरनाक लगती है। और अभी अभी देश टूटा था 15 अगस्त और 27 अगस्त को इन्होंने, मतलब आप देख रहे हो सिर्फ 12 दिन बाद आज़ादी के, जब खून खराबा चल ही रहा था, खून खराबा, तब उन्होंने ये बात बोली थी। अब भाई सबके सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, अब अलग अलग लीडर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आरवी धुलेकर, ये बड़ा प्यार से समझाते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रवादी नेता, ये देखो मतलब ये उनको लग रहा था कि विभाजित करने की ब्रिटिश ने जानबूझकर ये अपनाया था, तो इनको छोड़ देना चाहिए। अब इस जो हमारे पोकर बहादुर थे, उनकी बात सुनकर एक पर्सन खड़े होते हैं जिनका नाम है आरवी धुलेकर। इनका नाम याद रखना, फिर नीचे भी आएगा, बड़े मजेदार पर्सन है, ठीक है। इन पे क्वेश्चन जरूर बनता है, सुनना मेरी बात। आरवी धुलेकर बोलते हैं, अंग्रेजों ने सुरक्षा उपाय की आड़ में आपके साथ खेल खेला है, ठीक है। उन्होंने इसकी मदद से आपको शांत रहने के लिए प्रेरित किया है, मतलब कि जो है वो मुस्लिम गुस्सा ना हो इसके लिए उन्होंने ये आपको दे दिया। बट अब आपको गुमराह करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो उनका बेसिकली यही कहना था, ब्रिटिश की फूट डालो राज करो की नीति है ये, और देश की एकता जो है वो उसको खारिज करता है, तो इसलिए डिमांड छोड़ देनी चाहिए, बड़ी प्यार से बोला था उन्होंने। फिर आए जी हमारे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाय द वे इनको हम सरदार इसलिए बोलते हैं क्योंकि बारदोली मूवमेंट 1928 में हुआ था, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। बारदोली मूवमेंट 1928 में हुआ था, उसके अंदर है ना इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था, तो वहाँ की औरतों ने इनको सरदार बोल के संबोधित किया था, तो इसलिए इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ गया। सिख नहीं है ये, ठीक है, तो सरदार पड़ गया इनका नाम। इन्होंने बड़ा, भाई ये तो बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इन्होंने देखा था कि यार कितना खून खराबा हो रहा है। अब इन्होंने क्या बोला, सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र हमारे देश की राजनीति में जहर की तरह समा गया है, और यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर दिया है, और जिसने विभाजित करवाया है देश को, खून खराबा करवाया है, और देश का विभाजन वगैरह का कारण बना है। पटेल ने आग्रह किया, क्या आप इस देश में शांति चाहते हैं? अगर ऐसा है तो पृथक निर्वाचन मंडल को हटा दें। उन्होंने पी पोकर बहादुर को बोला, और बोला संविधान सभा में कि इसको हटा दो। फिर आते हैं गोविंद वल्लभ पंत, ये भी जो है प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि गोविंद वल्लभ पंत ने बोला कि ये जो है ना, ये पृथक निर्वाचन मंडल सिर्फ बाकी लोगों के लिए नहीं, ये मुस्लिम के लिए भी खराब है, ये सुसाइडल है, ये आत्मघाती मांग है एक। मतलब इससे है ना मुस्लिम अलग थलग हो जाएंगे और दिक्कत आएगी बाद में उनको ही। उन्होंने ये बात बोली कि हाँ मैं मानता हूँ कि एक देश ऐसा होना चाहिए, भारत को ऐसा बनना है जहाँ पर हर बंदे की
जो आध्यात्मिक भावना है ना उसको भी संतुष्ट रखा जाए, और बहुसंख्यक लोगों को, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी समस्या समझनी चाहिए, उनकी आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बट पृथक निर्वाचन मंडल एक बहुत ही खराब मांग है। ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो आध्यात्मिक भावना उनको समझना चाहिए। बट ये जो अब पृथक निर्वाचन मंडल है ना, इससे नहीं होगा ये सब कुछ। ये सिर्फ खून खराबा फैलाएगा, तो ये डिमांड आप छोड़ दो। उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने बोला कि हमेशा समुदाय के बारे में सोचना और कभी भी नागरिकों के बारे में नहीं सोचना एक अस्वास्थ्य और कुछ हद तक अपमानजनक आदत है। मतलब आप अगर अपनी जाति में ही, अपने खून में ही खून कह सकते हो, आप क्या कहोगे कि अपने धर्म में ही अटके रहोगे ना, अपने ही समुदाय के लोगों के बारे में सोचोगे, तो कभी भी नागरिक के बारे में नहीं सोच पाओगे। आपकी वफादारी सिर्फ आपके लोगों पर होगी, देश पर नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये पृथक निर्वाचन मंडल भूल जाओ और साथ में रह के काम करो, साथ में मिल के काम करो। अब ऐसा भी नहीं है कि हर एक मुस्लिम जो था वो पृथक निर्वाचन मंडल के पक्ष में था। एक लेडी थी जिनका मैंने देखा, औरतें ज़्यादा समझदार होती हैं इन केसेस में तो एक बेगम एजाज करके एक लेडी थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल, पूरा है ये भी मेरे को अंडरलाइन करना चाहिए था। उनका कहना था कि ठीक, हाँ, उन्होंने बोला, उनका भी मानना था कि पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो आत्मघाती है, वह अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से अलग कर देगा। उनका कहना था कि मुस्लिम समुदाय को जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनके ना ही हित में है। और ये जो है, इसके बजाय जो है वो मुस्लिम को कोशिश करनी चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो है वो भाग ले और जो है वो समस्या का समाधान करे, ना कि पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत संविधान के मुद्दों में भाषा को लेकर अब क्या बात हुई थी। आरवी धुलेकर नाम याद है ना? अब आ जाते हैं भारत को लेकर। और गांधी जी जो है वो क्या चाहते थे कि राष्ट्रभाषा किसको होना चाहिए। अब आ जाते हैं। आज जो है ना वो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आज उसका आपको रीज़न पता चलेगा कि एक्चुअल में उसका रीज़न क्या है। एक्चुअल में एक रीज़न है जी, कुछ लोग भड़क गए थे लैंग्वेज को लेकर। चलो बात करते हैं। देखो, तो भाषा के मुद्दे के बारे में जानते हैं। तो 1930 तक है ना, जो ज़्यादातर लोग हैं, खासकर गांधी जी का मानना था कि भारत में है ना, भारत की भाषा एक ऐसी भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा, जिसमें सॉरी, मैं दोबारा बोलता हूँ। गांधी जी का मानना था कि है ना, हमें एक ऐसी इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए जो सबको आसानी से समझ आए। और उनसे पूछा गया ऐसी कौन सी भाषा है, तो उन्होंने बोला हिंदुस्तानी भाषा है। देखो, मैंने हिंदी नहीं बोला, हिंदुस्तानी भाषा बोला, जिसमें हिंदू के भी कुछ वर्ड, हिंदी के भी कुछ वर्ड थे, जिसमें उर्दू के भी कुछ वर्ड थे, है ना, और भी अलग अलग भाषाओं के बहुत सारे वर्ड थे उसके अंदर, है ना, मलयाली, उर्दू, है ना, और पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली, बहुत सारे वर्ड थे। उन्होंने बोला कि ये हिंदुस्तानी भाषा एक ऐसी भाषा है जो अलग अलग समुदाय को, है ना, और दक्षिण भारत और उत्तर भारत को सबको एक रखेगा। ठीक है। परंतु दिक्कत हो गई, जैसे आगे समय बढ़ रहा था ना, उस समय क्या हो गया, एक तरफ तो हिंदी का संस्कृतिकरण हो गया। इसका मतलब है हिंदी में संस्कृत वर्ड जो है वो और ज़्यादा ऐड होने लग गए और फारसी और अरबी वर्ड जो है वो हटने लग गए। दूसरी तरफ उर्दू वाले भी कम नहीं थे। उन्होंने भी क्या कर दिया कि उर्दू का फारसीकरण कर दिया। उन्होंने भी फारसी के वर्ड ऐड करने शुरू कर दिए और जो भी हिंदी के वर्ड थे वो हटाने शुरू कर दिए। तो मतलब दोनों की दोनों जो है वो ऐसा कर रहे थे। अब जो ये ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से ना एक धार्मिक रंग मिल गया लैंग्वेज को कि हिंदी जो है वो हिंदू की है, उर्दू जो है वो मुस्लिम की है। ये रंग आ गया, समझ रहे हो? मतलब इसमें भी धर्म ऐड हो गया। बट ठीक है, जो भी है। और अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले है ना, महात्मा गांधी ने भी बोला था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए और जिसमें हिंदी हो, बट ऐसा ना हो कि सारे संस्कृत के वर्ड हो, ना ही ऐसा उर्दू होनी चाहिए, बट ऐसा ना हो जिसमें सारे फारसी के वर्ड हो। तो मिली जुली भाषा होनी चाहिए जिसमें नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा है और जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके भी कुछ वर्ड होने चाहिए। उसके बाद आते हैं जी हमारे आरपी धुलेकर। ठीक है। आरवी धुलेकर होते हैं, आरवी धुलेकर आते हैं और वो क्या बोलते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब है ना, कुछ लोग ऑब्वियसली बात वगैरह चल रही होती है कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, है ना। बहुत सारे जो रीजनल अलग अलग एरिया से आते थे लोग, उन्होंने बोला कि हमारी लैंग्वेज के इसमें कोई वर्ड नहीं है तो ऐड नहीं होने चाहिए। उसके बाद आते हैं जी आरवी धुलेकर। ये क्या लाइन बोलते हैं, सुनना मेरी बात। तो संविधान सभा के शुरुआती सत्रों में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी लीडर ही थे आरवी धुलेकर, ने आक्रामक ढंग से जो है वो दलील दी संविधान सभा में भाषा और हिंदी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन्होंने बोला। और आगे उन्होंने ये बोला कि जो लोग भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सदन में मौजूद है और हिंदुस्तानी नहीं जानते, उन्हें संविधान के सदस्य होने के योग्य नहीं है, उन्हें बेहतर जो है वो चले जाए वो यहाँ से। ओ हो, इतनी तगड़ी लाइन बोली। अब इतना आक्रामक हो गए थे वो। और इसके चक्कर में जवाहरलाल नेहरू ने उनको थोड़ा शांति बहाल करने के लिए बोला, और है ना, अगले 3 साल तक ये मुद्दा जो है वो थोड़ा टरका दिया कि यार अभी छोड़ो, अभी लैंग्वेज के मुद्दा बात करने का नहीं है, नहीं तो अभी
लड़ जाएंगे हम, है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, पहले उसको सुलझा लेते हैं, लैंग्वेज का बाद में सुलझाएंगे। फिर 3 साल बाद, करीब 3 साल बाद, 13 दिसंबर 1949 को दोबारा से लैंग्वेज को लेकर जो है वो बात होती है, और फिर से जो है वो इस पे बवाल उठता है, ठीक है। और तब तक है ना एक संविधान सभा में है ना भाषा समिति की एक रिपोर्ट वगैरह आ चुकी थी, और उन्होंने बोला हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत करने और जो विरोध करने उनके बीच में एक समझौता करने का इन्होंने सोचा। मेरे कहने का मतलब है 3 साल बाद है ना, ये जब संविधान सभा की एक भाषा समिति थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली और बीच का रास्ता अपनाने के लिए कहा, ठीक है। बीच का रास्ता अपनाने के लिए कहा। बेसिकली प्लान ये था कि है ना कुछ समय तक जो है वो हम हिंदुस्तानी लैंग्वेज चलाएंगे, और धीरे 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 जो है 15 साल के बाद दोबारा से हिंदी को जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेंगे। पर दुलेकर ऐसे में ही ऐसे मतलब खुश नहीं थे कि 15 साल के लिए भी क्यों, वह चाहते थे कि हिंदी को आधिकारिक नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित कर जाए। उन्होंने बोला 15 साल, मतलब जो संविधान भाषा समिति है उन्होंने तो ये बोला था 15 साल तक जो है वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं, आधिकारिक भाषा रखते हैं, बाद में आगे देखेंगे अगर नेशनल लैंग्वेज बनाना हुआ तो बनाएंगे। बट इन्होंने बोला नहीं भाई, मेरे को राष्ट्रभाषा ही चाहिए। फिर से उन्होंने हमला किया, विरोध वगैरह किया, हिंदू और बोला कि हिंदू को राष्ट्र पर हिंदी उन्होंने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो बोल रहे थे कि हिंदी को राष्ट्र पर थोपा जा रहा है। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, बोला कि यार तुम्हें हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं आती, ये सारी की सारी बातें उन्हें बोली। अब होता क्या है, ये लोग पहले लोग एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं ना फेवर में थे हिंदुस्तानी लैंग्वेज के। बट है ना धीरे 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 धुलेकर जी की बात सुनकर बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए, साउथ के लीडर भी गुस्सा हो गए। इसमें से पहली थी हमारी मद्रास की श्रीमती दी जी दुर्गाबाई। इनका कहना था कि मैं मानती हूँ ये बात ठीक है कि दक्षिण भारत के अंदर हिंदी को लेकर विरोध है ना, ये बात ठीक है आपकी, बट फिर भी है ना हमने गांधी जी के कहने पर हिंदी को अपने एरिया के स्कूलों के अंदर चलाया, है ना, हमने क्लासेस वगैरह भी हिंदी में करवाई। बट आप देख रहे हो इसका क्या नतीजा हमें देखने के लिए मिल रहा है। मतलब एक तरह से धुलेकर जी की जो स्पीच थी ना उनको देखकर बोलते देखो हमें क्या इसका नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसे करेंगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं ऐसे करेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि हिंदुस्तानी हमने तो उन्होंने बोला कि हम तो चाहते थे हिंदुस्तानी लैंग्वेज को हमने स्वीकार किया था जिसमें उर्दू के भी वर्ड थे, हमारी लैंग्वेज के भी वर्ड थे। पर हम देख रहे हैं कि है ना बाकी लैंग्वेज को तो ख़त्म कर दिया जा रहा है, सिर्फ हिंदी के वर्ड जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि ये बहुत चिंता का विषय। उसके बाद बम्बई के एक दूसरे सदस्य थे जिनका नाम था शंकर राव देव। उनका भी कहना था कि ठीक है मैं हिंदी के पक्ष में तो हूँ, परंतु उन्होंने बोला परंतु यदि आप हिंदी के लिए मेरा जो समर्थन पूर्ण समर्थन चाहते हैं तो आपको अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो मेरी शंका को बढ़ावा दे और जिससे मेरी आशंका बढ़े, मतलब मेरा डर बढ़े, ऐसी कोई चीज़ मत करो। मतलब एक तरह से धुलेकर जी को बोल रहे थे आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही, और मेरे को लग रहा है कि यार शायद जो है वो आप मेरा डर जो है वो बढ़ा रहे हो, है ना, कि लड़ाई होगी लैंग्वेज को लेकर। दूसरे थे हमारे मद्रास के टी एम रामालिंगम चट्टियार। इनका ये कहना था कि है ना जो भी हमें डिसीजन लेना है सावधानी से लेना चाहिए और आक्रामक तरीके से नहीं, आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ है ना हिंदी के पक्ष में भी नहीं है। मतलब आरवी धुलेकर जी जिस तरीके से बोल रहे थे ना, तो लोग एक्चुअल में आरवी धुलेकर के नहीं अब तो हिंदी के विपक्ष हो गए थे, है ना। और उन्होंने कहा कि जो भी तरीका हमें अपनाना चाहिए सामंजस्य से, यानी बातचीत करके अपनाना चाहिए और थोपना नहीं चाहिए कुछ भी। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को आई होप आपको पढ़कर समझ आया हो कि हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनने में मतलब क्यों इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। चलो अभी भी नहीं है वैसे तो, और मेरे को लगता है कि अब देखो बनाने का फ़ायदा भी नहीं है नेशनल लैंग्वेज, ये मेरी सोच है। ये मैं मानता हूँ कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ होती है। बट अगर किसी चीज़ से दंगे हो लड़ाई हो तो ये भी अच्छी बात नहीं है मेरे को लगता है। ठीक है, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले, संविधान सभा में केंद्र के समर्थन। अच्छा आपको पता है भारत में दो तरह की सरकार है, एक राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। मैं आपसे पूछूं कौन सी सरकार ज़्यादा पावरफुल है, आप बोलोगे केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। बट संविधान जब हमारा बन रहा था ना, पहले मैं आपको ये भी बता दूं हर देश के अंदर ऐसा नहीं है केंद्र सरकार, बहुत सारे ऐसे राज्य देश हैं जिनके अंदर राज्य सरकार के पास ज़्यादा पावर होती है, परंतु भारत के अंदर केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, हमने केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर क्यों दी? क्या सारे के सारे लोग जो है वो उस समय केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर देने के पक्ष में थे या कुछ विपक्ष में भी थे? तो मैं आपको बता दूं कुछ लोग पक्ष में थे कुछ लोग विपक्ष में थे, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा क्योंकि दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है चलो, तो बेसिकली ना 15 अगस्त 1947 तक तो है ना हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि जो है वो ज़्यादा पावर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार को हम ज़्यादा पावर देने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि एक्चुअल में उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे। तो ये लग रहा था कि यार ब्रिटिश ही देखेंगे तो ज़्यादा पावर सेंटर को नहीं देनी चाहिए, केंद्र सरकार को नहीं देनी चाहिए। बट 3 जून 1947 को हमें कन्फर्म हो गया कि जी
अब जो है वो भारत आज़ाद होने वाला है, तो इसी वजह से हमने सोचा कि चलो अब केंद्र को ज़्यादा पावर देंगे। और हमने क्या किया, 3 लिस्ट बनाई संविधान सभा के मसौदे में, यानी जो उसका ड्राफ्ट था उसमें 3 सूचियाँ डाली, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इसके बारे में आपको पता ही है कि संघ सूची यानी केंद्र सरकार जिस पे कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पे राज्य बना सकती है, समवर्ती सूची जिस पे दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है। और हमने सूचियाँ वगैरह बनाई, और साथ में ना हमने जो संघ जो खनिज वगैरह पदार्थ, खनिज वगैरह होते हैं ना, वो संघ के अंदर ही डाल दिया, यानी जो कोल पेट्रोलियम इनसे इन पर जो है वो कंट्रोल संघ सरकार, केंद्र सरकार का रहेगा। और अनुच्छेद 356 की पावर भी केंद्र सरकार और राज्यपाल की सिफारिश पर दे दी, केंद्र सरकार को दे दी। अब कुछ लोग जो थे ना वो इसके पक्ष में नहीं थे, जिसमें से एक थे हमारे मद्रास के संथानन, के संथानन संथानम। इनका मानना था कि जी केंद्र को ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए, राज्य को ज़्यादा पावर देनी चाहिए। ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर केंद्र पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा तो वह ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने पहले तो ये बोला कि केंद्र सरकार को अगर ज़्यादा पावर दोगे तो ये केंद्र सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ढंग से काम नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें ये लिखा हो कि जी, जिसमें हर राज्य जो है वो केंद्र सरकार के पास आके भीख मांगे और बोले कि जी मेरे पास शिक्षा, अपने लोगों को शिक्षा देने के पैसे नहीं है, स्वास्थ्य देने के पैसे नहीं है, सड़कें बनाने के पैसे नहीं है, आप मेरे को दो, दान दो, ये दो। तो उन्होंने बोला कि ये सही तरीका नहीं है। ठीक है। और फिर एक दूसरे थे हमारे उड़ीसा के एक सदस्य थे, जिन्होंने तो चेतावनी दी थी और बोला था कि संविधान के तहत शक्तियों को अत्यधिक केंद्रीकृत कर दिया गया है और इसलिए केंद्र के टूटने की संभावना है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि केंद्र की बहुत एक उड़ीसा से आए एक सदस्य ने बोला था कि केंद्र के टूटने की संभावना है, ऐसा उन्होंने क्यों बोला था। तो यही ऊपर पूरी वाली टॉपिक लिखना है आपको। ठीक है। नीचे आ जाता है, कुछ लोग मजबूत जो है वो केंद्र सरकार के समर्थन में थे। उसमें से कौन थे? अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी का सीधा कहना था, वो देख चुके थे, उनका कहना था कि 1935 के अकॉर्डिंग, 1935 में जो ब्रिटिश एक कानून लेकर आई थी, इसके अकॉर्डिंग जो है वो केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं और यही हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर अगर जो दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, खून खराबा हो रहा है, सांप्रदायिक चीज़ें हो रही है, इनको रोकने के लिए केंद्र सरकार का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और थे हमारे संयुक्त प्रांत से आए एक सदस्य थे, जिनका नाम था बालकृष्ण शर्मा। इनका ये कहना था कि एक्चुअल में मजबूत केंद्र का होना है ना, सबकी भलाई का एक तरह से सबकी भलाई के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल रहेगी तो वो पूरे देश के संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर एकजुट काम कर पाएगी और सबके लिए जो है वो अच्छा काम कर पाएगी। ठीक है। और जो बाहर से जो देश विदेशी हमले होंगे उनको भी, उनसे भी जो है वो अच्छे तरीके से रक्षा कर पाएगी। तो इसलिए केंद्र सरकार का ज़्यादा पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों ही दोनों। ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। क्या ना, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 थे, जिसमें से चलो पहले क्वेश्चन पूरा ही पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? और 6 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनकी भूमिका बताओ। मैं आपको 6 नहीं 8 बताऊंगा, और आपको भी एग्जाम में अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आए तो आठों के नाम लिखने हैं। सुनना मेरी बात पहले। बेसिकली हमारे संविधान सभा जो है उसमें 389 मेंबर थे। 292 जो थे वो किसका, 292 इसमें 292 प्रांतों का प्रतिनिधि, अच्छा, ये जो थे वो ब्रिटिश प्रांत लिख लेना आप। ब्रिटिश प्रांत इसके प्रतिनिधि कर रहे थे। 93 जो थे वो देशीय रियासतों से थे, और 4 चीफ कमिश्नर एरिया थे, जिसमें से दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 थे। पता है, जब मैं पढ़ा रहा था ना क्लास 11, तो बच्चे बोल रहे थे सर ये तो लिखा ही नहीं बुक में, आप कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा यार पढ़ लो, आएगा। और अभी अगर याद रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये उनको उनको बस टीचर ने ये बताया था कि 292 यहाँ से थे, 93 यहाँ से थे। वो भी बच्चे भी कह रहे सर 4 तो बताए नहीं हमें। मैंने कहा यार मेरे से सुन लो 4 अब। ठीक है। चलो, अब पहले तो हम 6 लोगों की बात करी थी हमने, मैंने बोला था 8 बताऊंगा, बट पहले 8 में से 3 की बात सुनते हैं। 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और हमारे राजेंद्र प्रसाद। तो नेहरू जी की क्या भूमिका थी? पहले तो वो देश प्रस्ताविका लाए थे। कब लाए थे आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरी बात है, इन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी चुना था, केसरी, सफ़ेद और गहरे लाल रंग का, जिसमें जो है वो नीले रंग का एक चक्र होगा, जिसको अशोक चक्र हम कहते हैं। ठीक है। तो ये उनका मेन रोल था। तो वल्लभ भाई पटेल का क्या काम था? तो वल्लभ भाई पटेल जो है वो पर्दे के पीछे का काम कर रहे थे, रिपोर्ट वगैरह का प्रारूप वगैरह बना रहे थे, और जो विरोधी दृष्टिकोण है ना, उनके बीच में भी सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हम तो आपको पता है हमारे संविधान सभा में के अध्यक्ष थे ये। ठीक है। और इनका बेसिकली काम जो था इंपॉर्टेंट था, ये सुनिश्चित कर रहे थे कि सदस्य में जो भी लोग हैं सबको बोलने का अवसर मिले। 3 तो हो गई है। चौथे कौन थे? चौथे एक और थे जो हमारे अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था B.R. अम्बेडकर। ठीक है। इन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 3 साल लगे इनको टोटल, और इन्होंने 11 बड़ी बड़ी पुस्तकों में
जो है वो संविधान के अलग अलग वॉल्यूम जो है वो प्रकाशित किए। स्वतंत्रता के बाद, वैसे मैं आपको बता दूं, जवाहर हमारे अंबेडकर जी की गांधी जी से नहीं बनती थी, फिर भी गांधी जी के कहने पर ये जो है वो भारत की आज़ादी के बाद पहले हमारे कानून मंत्री बने थे, मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे चौथे। ठीक है, पांचवे कौन थे? तो एक थे हमारे के एम मुंशी और दूसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये भी दो वकील थे। ठीक है, ये दो अन्य वकील थे और इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि संविधान के प्रारूप का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये गुजरात से थे हमारे के एम मुंशी जी, और मद्रास से थे हमारे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो छः हो गए ना, छः। अब मैं दो और बताऊंगा, बट पहले छः हो गई। तो इनका भी काम जो था वो एक तरह से, ये भी प्रारूप समिति के ही प्रारूप समिति के ही मेंबर थे, या मैं कहूँ प्रारूप समिति कह लो, मसौदा तैयार करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, और ये वकील थे। ठीक है, नेक्स्ट दो और बहुत इंपॉर्टेंट लोग, एक तो थे हमारे भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार, जिनका नाम था बी एन रॉय। ठीक है, जिन्होंने अन्य अन्य मतलब जितने भी अलग अलग देश थे उनके संविधान का गहन अध्ययन किया था, और बोला था कि ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए संविधान में। और एक और आठवें सर ड्राफ्टमैन थे एक, जिनका नाम था एस एन मुखर्जी। इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, तो कानूनी भाषा प्रदान करने में, मतलब जो क्योंकि देखो संविधान सभा में ज़्यादातर लोग जो थे वो तो सिर्फ बातें बोल रहे थे, तो उनको उन कानून के समक्ष जो है वो ढालने में, इनको कानून बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के भीतर चर्चाएं जनमत से प्रभावित थी, यानी संविधान सभा में जो भी बातें हो रही थी ना, लोग भी उनको प्रभावित कर रहे थे, मतलब लोगों की डिमांड भी जो है वो यहाँ पर उतारी जा रही थी। ये क्या सही बात है, गलत बात है? ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में जो भी बहस होती थी वो एक्चुअल में जनता द्वारा ही व्यक्त की गई राय पर प्रभावित थी। जैसे मैं बताता हूँ, संविधान सभा में जो भी बहस होती थी ना, वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट वगैरह में छपती थी, और फिर लोग उसे पढ़ते थे। फिर लोग पढ़ के जो है वो मेंबर को अपनी राय देते थे, और फिर मेंबर जो है वो उनकी बातों को सुनकर संविधान सभा में जाते थे और बोलते थे कि ये वाले हमारे टाइप, ये जो लोग हैं इनकी ये डिमांड है, ये जो लोग हैं इनकी ये डिमांड है। चाहे वो मातृभाषा से रिलेटेड टॉपिक हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे अलग अलग लोग हो, चाहे उच्च जाति के लोग हो, जिनके मतलब दलित हो, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उन सबों ने क्या किया था, बहुत बड़ा रोल निभाया था एक तरह से संविधान सभा के भीतर जो है वो चर्चाओं को प्रभावित करने में, क्योंकि यही जो है वो पढ़कर जो है वो अपनी इच्छाएं जो है, अपनी आकांक्षाएं जो हैं वो बताते थे, किनको? हमारे संविधान सभा के सदस्यों को। तो यही सारी की सारी बात लिखी हुई है। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि समझाइए कि भारतीय संविधान किस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सभा सरकार की अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, सबसे पहले तो वही तीनों की तीनों, कौन कौन से? एक तो वो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, वो तीनों की तीनों लिखी हुई है, वो यही बताना है आपको। और फिर आपको ये बताना है कि ना बेसिकली हमारे संविधान, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि हमारे संविधान के अंदर है ना संसद की संरचना भी हमने ऐसे करी है कि कोई भी अगर संविधान के अंदर कोई मेन मेन कानून चेंज करना हो ना, तो हमें दोनों सदनों की, कानून बनाना है तो दोनों सदनों की परमिशन लेनी पड़ती है, राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी। ठीक है, तो अच्छा, राज्यसभा में एक्चुअल में एमएलए ही बैठते हैं। अब ये बताना, मतलब शायद बच्चे कुछ समझ गए हों कि एमएलए कैसे बैठते हैं, ये मैंने 9th क्लास में बताया था। अगर मैं इसको बताऊंगा तो ज़्यादा डीप हो जाएगा, बस इतना याद रखो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगर आपसे पूछा जाए, पहले तो ये तीनों सूचियाँ बता देना। ठीक है, और ये बता देना कि जो केंद्र सरकार है उसको थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई है, अनुच्छेद 356 वगैरह दिया गया ना, जिसमें प्रेजेंट रूल जो है वो लगा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ करके जो है वो संविधान की शक्तियाँ बांटी है। दूसरी, संसद की संरचना ऐसी करी है जिसमें ये बोला गया कि कोई भी कानून बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, सॉरी, राज्य सरकार केंद्र सरकार, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे भी जो है दोनों के अधिकारों की रक्षा होती है, खासकर राज्य के अधिकारों की रक्षा होती है। और तीसरा, हमने लिखित संविधान रखा है जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि देखो बोली हुई बात जो है उसमें आप तुक निकाल सकते हो, कुछ इफ एंड बट कर सकते हो, बट जो बात लिखी हुई है ना उस पर नहीं कह सकते कि ये तो लिखा हुआ ही नहीं है ना। बोली हुई बात तो ये बोल दिया जाएगा, अरे कहाँ बोला था, बोला ही नहीं था, है ना। बट लिखी हुई बात जो है वो उसको नकारा नहीं जा सकता, तो इसलिए हमने लिखित संविधान रखा, जिससे हर चीज़ को अच्छे तरीके से परिभाषित किया। किस चीज़ को परिभाषित किया? जो भी पावर थी, जो भी अधिकार थे, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के अधिकारों को अच्छे से हमने परिभाषित किया। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं कि दलित जाति के हितों की रक्षा के लिए संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों द्वारा की गई जो है मांगे, या उन सदस्यों द्वारा किए गए तर्कों की जांच वगैरह करें, और बी आर अम्बेडकर जी का रूल बताएं। पहले तो बी आर अम्बेडकर जी का रूल समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा अलग अलग लोगों ने क्या क्या डिमांड करी और उनकी क्या क्या बातें सुनी गई। पहले तो आपको पता है कि जो दलित लोग हैं या जो आदिवासी लोग हैं, जो जिनको अछूत समझा जाता था, है ना, उनके लिए जो है सबसे पहले आवाज़ जो है वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाई थी, बी आर अम्बेडकर जिनको बोला जाता है।
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले तो ये बोला कि जो पृथक निर्वाचन मंडल है ना, वो हमें चाहिए दलितों के लिए भी। याद आ रहा है ये? हाँ, मुस्लिम के लिए जो डिमांड थी ना पृथक निर्वाचन मंडल की, तो ये भी डिमांड करे थे। एंड में फिर जाके ये जो है वो पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था पार्टीशन होता है, दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, खून खराबी। और देखो, असली इंसान वही होता है जो समय के साथ बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, देखो, जब तक इनको लग रहा था कि यार पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड ठीक है उनके अकॉर्डिंग, तो इन्होंने रखी। अब जब इनको लगा कि हाँ यार, ये डिमांड जो है वो गलत है, ये दंगे फैला सकती है, लड़ाई कर सकती है, तो ये पीछे हट गए। इन्होंने बोला नहीं, ये डिमांड जो है वो सही नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं जो अड़ जाते हैं कि नहीं भाई, मेरे को तो अब मैंने बोल दिया है, मतलब पत्थर पे लिखी वो है, ये लकीर है। तो ये नहीं, इन्होंने फिर माना कि हाँ ठीक है, ये अलग थलग पड़ जाएंगे, तो इसलिए वापस ली इन्होंने। बट उन्होंने बोला कि अछूतों की समस्या जो है उसका समाधान करना ही होगा, जो भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए इन्होंने एक डिप्रेस एसोसिएशन क्लास बनाई थी, इंग्लिश में लिख देना, डिप्रेस एसोसिएशन क्लास भी बनाई थी इन्होंने। ठीक है, जिसमें यही था कि जो एसोसिएशन क्लास, जिसमें ये दलितों वगैरह के पक्ष की जो है वो बातें वगैरह करते थे। और बेसिकली ना, बहुत सारे जो लोग थे उनका ये कहना था कि दलित जाति के कुछ सदस्यों ने इस बात पर बोला कि अछूतों की समस्या का समाधान केवल संरक्षण या जो सुरक्षा उपाय के माध्यम से नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला जब तक हमारे समाज में एक्चुअल चेंज ना आए ना, तब तक नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक हमारे एक लीडर थे, ठीक है, उनका ये कहना था कि ना, समाज ने उनकी सेवाएं तो ली है, श्रम का उपयोग भी किया, मतलब उनसे काम भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, बट उनसे जो है वो घुलने मिलने या उनके साथ भोजन करने या उनको मंदिर में जाने से मना कर देते हैं। एक मद्रास के हमारे जे नगप्पा थे, उनका कहना था कि हम पीड़ित हैं, दलित थे ये। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित हैं, लेकिन हम और अधिक पीड़ित होने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और हम जानते हैं कि हमें खुद के आवार को कैसे मुखर करना है। मतलब उन्होंने बोला कि अब हम बोलेंगे और ये चीज़ें जो है वो रुकनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि दलित की पॉपुलेशन जो है वो 20 से 25% है। वो दलित, जो दलित हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है, बट फिर भी उनको जो है वो पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा होने की बाद भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना। उनके उनको अच्छे से शिक्षा मिली हुई है, वो दबे कुचले हैं। जैसे कि एक थे हमारे खांडेरकर, ये जो थे हमारे सेंट्रल प्रोविंस से थे, जो महाराष्ट्र का एरिया, नाम से पता चल रहा है महाराष्ट्र का एरिया था। ठीक है, तो यहाँ से थे और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी पड़ती है वहाँ से थे। और उन्होंने बोला कि अब तो हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, शरीर भी इस हालत में नहीं है और हम आगे बढ़ पाते हैं। मतलब ये बता रखा है कि हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब कर दी है कि ना पढ़, मतलब ना हमारा, मतलब दिमाग से इनका कहने का मतलब है ना, हमें कोई शिक्षा वगैरह दी है और हम हज़ारों सालों से दबे हुए हैं, है ना। हमें दबाया जा रहा है, आगे भी दबाया जाएगा, और सिर्फ शरीर से नहीं, अब दिल से भी हम जो है वो काम करना हमारा बंद कर दिया है। ठीक है, और ये स्थिति है अभी, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वो कह रहे थे सामाजिक भेदभाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। और इसी की वजह से जो है वो संविधान सभा की सिफारिश जो है क्या थी, कि जो है वो पहली बात तो संविधान सभा के अंदर ये जो मंदिर में जाने के लिए सभी जातियों के लिए खोल दिया, है ना। जो ये अस्पृश्यता है, जिसे छुआछूत कहते हैं, उसको ख़त्म कर दिया, है ना। विधानमंडल में सीटें जो है वो नौकरियों में, विधानमंडल में और नौकरियों में सीटें जो है वो मिनिमम सीटें जो है वो आरक्षित कर दी। ये सारी की सारी चीज़ें करी। और बेसिकली उनका ये भी मानना था कि सामाजिक भेदभाव जो है ना उसको ख़त्म करना चाहिए हमें। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक लोगों का दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आएगा, है ना। तो भीतर दृष्टिकोण में बदलाव लाना ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि सबका जो है वो अच्छा हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के समय भारत की परिस्थिति क्या थी, और उस समय उथल पुथल का टाइम चल रहा था, तो वो बताओ। तो ये सारा वो टाइम बता रखा है, क्योंकि उस टाइम सबसे पहली बात तो ये थी कि भारत का विभाजन हुआ था, आपको पता है, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था, खून खराब हुआ था, दंगे हुए थे। और ऊपर से 1946 के अंदर कोलकाता के अंदर, ये क्या नाम था इसका, ये मोहम्मद अली जिन्ना, इसने एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस निकाला था खून खराबा करवाने के लिए, और करवा दिया इसने। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। दूसरा कि लोगों के भीतर अभी भी भारत 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन उनको याद था। ठीक है, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है संभवतः सबसे व्यापक रूप से लोकप्रिय आंदोलन था। ये भी चीज़ लोगों के दिमाग में चल रही थी। साथ में हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, उन्होंने भी आज हिंद फौज की याद आ रही थी। मतलब बेसिकली जो आज़ाद हिंद फौज है ना, वो भी पूरी रेडी थी कि जी अब तो आर पार की लड़ाई। तो मतलब ये सारी सिचुएशन जो है वो चल रही थी। और साथ में 1940 के दशक के अंत तक देश में विभिन्न भागों में मजदूर और किसान ने भी बड़े पैमाने पर विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये भी चीज़ चल रही थी, किसानों ने भी करना शुरू कर दिए थे, पाकिस्तान अलग बन गया था। लोगों के दिमाग में अभी भी भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि एक सबसे बड़ा आंदोलन था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ।
और ऊपर से फिर हमारी सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी आज़ाद हिंद फौज भी रेडी थी, है ना। और साथ में वो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग बार बार समझौते पर पहुंचने में असफल रहे थे, और फिर ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना डायरेक्ट कार्रवाई दिवस निकाला था, जिसकी वजह से खून खराबा हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो एक हमारे एक लीडर थे जिसका नाम था NG रंगा, ठीक है। ये एक समाजवादी किसान आंदोलन नेता थे। इनका ये मानना था कि अल्पसंख्यक शब्द है ना, एक्चुअल में वो नहीं है जिनकी पॉपुलेशन कम है। उन्होंने बोला एक्चुअल में असली अल्पसंख्यक जो है वो गरीब और दलित लोग हैं, ठीक है। और इनको सहारे की ज़रूरत है और उनको सीढ़ी की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कि किसी की पॉपुलेशन ज़रूरी नहीं है अल्पसंख्यक वही हो जिनकी पॉपुलेशन है। इन्होंने बोला कि अल्पसंख्यक एक्चुअल में वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो दलित है, जिनके साथ शोषण होता है। इन्होंने ये बोला था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने के लिए मिलता है कि अल्पसंख्यक की डेफिनेशन पर NG रंगा ने क्या कहा, तो उन्होंने बोला, रंगा ने साथ में ये भी बोला कि रंगा ने उस खाई की ओर इशारा किया। उन्होंने ये भी बोला, हम संविधान सभा में बैठे तो हैं, बट संविधान सभा में सारे रिच लोग हैं, है ना। जो एक्चुअल में जो हमारे अभी मतलब एक तरह से हम है ना, उन लोगों की बात जो है वो ढंग से नहीं कर सकते जो लोग एक्चुअल में दबे कुचले हैं, है ना। क्योंकि हम तो अब अमीर हो गए हैं एक तरह से, हमारे पास तो ठीक ठाक पैसे हैं। तो उन्होंने ये जो है वो उजागर करने मतलब इस चीज़ की ओर इशारा किया। रंगा ने उस खाई की ओर ध्यान आकर्षित किया जो व्यापक भारतीय जन समूह और भारतीय और संविधान सभा में उनकी ओर से बोलने का दावा करने वाले के बीच में अंतर है। तो डिफरेंस बताया गया। देखो डिफरेंस बहुत है ना। हम बोलते तो हैं यहाँ पर कि जी हम उनके लिए काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो है वो हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खाई है। हम दोनों के बीच में यानी जो संविधान नॉर्मल लोग और जो संविधान सभा के सदस्य। फिर एक दूसरे नेता और थे जिनका नाम था जयपाल सिंह। ये जो थे वो हमारे आदिवासी नेता थे, ठीक है। जयपाल सिंह का ना एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, और पैराग्राफ से याद आया कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी जो है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर की ना एक फुल फ्लैश वीडियो बनाऊं जिसमें हर एक पैराग्राफ, हर एक बॉक्स, चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझाऊं। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए ना, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारा ये भरत कोरवाल वाला चैनल तो है ही, दूसरा एक मेन पॉइंट टेक वाला भी चैनल है दोस्त, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता हूँ, और चैनल का जो लिंक होगा ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको चाहो तो आप देख सकते हो। मैं बाकी चैप्टर ये देखो, मैंने जैसे किसान वाले चैप्टर के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, लाइन बाय लाइन समझाया था। तो ऐसी बाकी चैप्टर को भी बताऊँगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वो करना आप, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। तो जो हमारे जयपाल सिंह थे उनका क्या कहना था। तो जयपाल सिंह जो थे उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने जातियों की सुरक्षा, आवश्यकता तथा उनकी परिस्थितियां सुनिश्चित अच्छी परिस्थितियों को ढंग से सही करने के लिए जो है वो स्पष्ट रूप से बात की, जिससे उन्हें सामान्य जनसंख्या के स्तर पर आने में मदद मिले। उन्होंने बोला कि जी हम भी चाहते हैं कि हमारा भी डेवलपमेंट हो और जो आदिवासी लोग हैं वो भी बराबर आए, यानी जो नॉर्मल लोग हैं, जो मतलब बाकी लोग हैं, उनके बराबर आने की हम कोशिश करेंगे। आप भी हमें बढ़ावा वगैरह दूँ, जनजातियों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण दो उनको, ठीक है। उन्होंने कहा कि जनजाति लोग जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है, परंतु उन्हें आरक्षण, उन्हें संरक्षण की ज़रूरत है, उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो अल्पसंख्यक नहीं है, बट उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि उनका भी शोषण होता आ रहा है। हमारी ज़मीन से हमें बेदखल कर दिया, हमारे जंगलों से हमें बेदखल कर दिया, और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। हम चाहते हैं कि एकीकरण हो और हमारे प्रति सहानुभूति रखी जाए, ठीक है। उन्होंने बोला आदिवासी को शेष समाज से अलग करने वाली भावनाएं और शारीरिक दूरी को खत्म करने की अपील वगैरह की उन्होंने, है ना। मार्मिक अपील की, मतलब अपील की। और उन्होंने बोला कि जी हमको भी आरक्षण वगैरह चाहिए। तो इसी वजह से ST सुनते हो ना आप, SC जो होता है वो शेड्यूल कास्ट होता है, ज़्यादातर दलित लोग इसमें आते हैं, और ST होते हैं शेड्यूल ट्राइब, जो आदिवासी लोग होते हैं। आदिवासी लोग जरूरी नहीं है ये होता है जिसका मतलब कि जो जंगल में रहते हैं, और जो ना भाई वो वाले आदिवासी की बात नहीं कर रहा, जो ट्राइब के लोग होते हैं, जो एक तरह से आज भी जो है वो एक तरह से मतलब लोग उनके साथ ऑब्वियस ही बात है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। उनकी लैंग्वेज जो होती है वो भी मेन स्ट्रीम की लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। तो इनसे डिस्क्रिमिनेशन बड़ा बड़ा करा जाता था। तो इसी वजह से जो हमारे जयपाल सिंह हैं उन्होंने भी डिमांड करी कि हमारे लिए जो है वो कुछ करना चाहिए। तो इसलिए उनके लिए भी आरक्षण कर दी गई, है ना। आरक्षण दिया गया। और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी, सॉरी, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कभी भी जयपाल सिंह ने नहीं करी थी, ठीक है। बट उन्होंने बोला कि हमें भी जो है वो प्रतिनिधि दिया जाए, और इसी वजह से उनको सीटें रिजर्व करी गई, और उनको शिक्षा में भी जो है वो दिया गया क्या,
प्राथमिकता दी गई, और प्राथमिकता तो नहीं, शिक्षा में भी उनको आरक्षण वगैरह दिया गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1947 से पहले भी संविधान में बहुत सारे चेंज आए और संविधान सभा ने भी बहुत सारे चेंज किए थे। संविधान जब बन रहा था तो उन दोनों में क्या डिफरेंस, जो ब्रिटिश ने किए थे और जो हमने किए थे, संविधान तो हमने भी बनाया था और ब्रिटिश ने भी जो संवैधानिक चेंज किए थे उसमें क्या अलग था, डिफरेंस क्या था? तो सबसे पहले तो 1919 में, 1919 में, 1909 में, 1919 में और 1935 के अंदर ब्रिटिश ने बहुत सारे अधिनियम लेकर आई थी। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें सबसे पहले तो जो है वो एक तरह से बहुत कम लोगों का पार्टिसिपेशन था, सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार नहीं था, सबको वोट डालने का राइट नहीं था। दूसरी बात है, ये सिर्फ जो है वो बिना किसी से बहस वहस नहीं होती थी, सीधा जो है वो उसको बना दिया जाता था, जो औपनिवेशिक सरकार बोलती थी वही होता था, कुछ चेंज वगैरह नहीं होता था इसके अंदर, ठीक है। मतलब भारत, मतलब ये सारी चीज़ें जो है, जो भी कानून बनाए गए, सबसे पहले तो इसमें वयस्क मताधिकार नहीं था। दूसरी बात, बातचीत नहीं होती थी, बहस नहीं होती थी, जो ब्रिटिश सरकार बोलती थी वही होती थी। पर संविधान सभा में उल्टा सीन था। इसके अंदर जो भी चीज़ें उतारी गई थी ना, जो भी चीज़ें लाई गई थी, उस पर पहले बहस होती थी, चर्चा होती थी, एक समन्वय बैठाया जाता था, सबसे पूछ रहा था, तो उसी के बाद संविधान सभा के अंदर चीज़ें जो है वो डाली जाती थी। और संविधान सभा कब से कब तक चली है? 1946 से लेकर 49 तक, है ना। चलो जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताविका क्या है? और वही बताइए आपको। उद्देश्य प्रस्ताविका जो है जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे, जिसके अंदर बोला गया था भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य जो है उसको घोषित किया था। और ये बोला था कि हम जो है वो न्याय, समानता, स्वतंत्रता की गारंटी वगैरह देंगे और अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र और दलित लोगों को भी सुरक्षा वगैरह प्रदान करेंगे। तो यही है उद्देश्य प्रस्ताविका। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल एंड वाले पेज पे तो अपने पढ़ाई होगा। एंड वाले से थोड़ा मतलब चैप्टर 1 के जो है 2-3 पेज पीछे है करके, है ना, 7th 8th पेज पे, लेफ्ट हैंड की साइड में था ये। हाँ, लेफ्ट सॉरी राइट हैंड के साइज पे था पेज भी। चलो आगे आ जाते हैं। हम सिर्फ नकल नहीं करने जा रहे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ये बात क्यों बोली, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि संविधान सभा के अंदर, संविधान के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल रहे हैं जो दूसरे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि एक्चुअल में हम डायरेक्टली नकल नहीं कर रहे, हम उन्हीं चीज़ों को डाल रहे हैं जो हमारे संविधान, हमारे भाषा, सॉरी हमारे देश के अनुकूल है, हमारी स्थिति के अनुकूल है। जैसे भारत के अंदर कोई भी काले गोरे के भेदभाव को लेकर या उनके अधिकारों को लेकर कोई भी कानून नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रंग को लेकर भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ जाति को लेकर भेदभाव है। तो वो चीज़ें हमने जो है वो डाली है। तो यही जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम नकल नहीं कर रहे, जो चीज़ें हमारी परिस्थिति के अनुकूल है उन्हीं चीज़ों को हमारे संविधान में डाल रहे हैं। और हम बेसिकली ऐसा हम पूरा भी नहीं कर रहे, जैसे जो अमेरिका वगैरह है वो किस पे चलता है, कैपिटलिस्ट पे, पूंजीवादी पे चलता है ना। यूएसएसआर अलग चलता है, बट हमने मध्य का रास्ता अपनाया है, जो मतलब ऐसी समाजवादी विचार हमने अपनाए हैं, ठीक है। और वो चीज़ें हमने अपनाई है जो कि हमारी परिस्थिति के अनुकूल है, ठीक है। हमने डायरेक्टली किसी को भी कॉपी नहीं किया। और वही मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकतंत्र शब्द का प्रयोग, अच्छा उन्होंने लोकतंत्र अच्छा मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान के अंदर वर्ड जो लोकतंत्र है वो उन्होंने नहीं लिखा हुआ। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भारत के अंदर पहले ही एक वर्ड लिखा हुआ है गणतंत्र। कहाँ गया जी? ये रहा गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब ही होता है जहाँ पर जो है वो लोग अपने नेता को चुने, तो उसका मतलब भी लोकतंत्र होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि दो दो बार एक वर्ड को डालने का कोई पर्पज़ नहीं बनता। फिर वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो इतना ऐतिहासिक क्यों है, और वो वाली बात भी आपको बता चुका हूँ कि 26 जनवरी 1950 को ही हमने क्यों चुना गणतंत्र दिवस अपना, ये रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। कोई डाउट है, कोई लाइन में कोई दिक्कत, कोई वर्ड में कोई दिक्कत, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। लर्न करने की कोशिश करना, जिस फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में लर्न कर। देखो कि देखो यार, क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं लगता। 10-20 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए और एक ही बार में क्वेश्चन मार्क मार्क करके आंसर लिखने में टाइम लगता है। और वो सिर्फ इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे को 8 में से 8 चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि 8 में से 8 आएंगे तो मतलब, यहाँ 80 में से 80 आएंगे तो आपको खुशी होगी। आपकी खुशी अगर 1 टाइम होगी ना, तो मेरी खुशी 1000 टाइम होगी, 10,000 टाइम, समझ रहे हो? तो मेरे को ज़्यादा खुशी होगी दोस्त। ओके। तो और बाकी यार, एक पेटीएम नंबर भी आप चाहो सपोर्ट करना तो कर सकते हो, बाकी यार नंबर लाओ, वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है। और वेबसाइट वगैरह भी देख लेना, वहाँ पर शायद मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दूँ नोट्स की, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी चैप्टर के, जैसे मैंने बोला, सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू सारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बाय बाय।